नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन ह्यूमन राइट्स। इसके दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट यानी कि ये वाला जो लेक्चर है इसमें इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट या जिसको ICCPR भी कहा जाता है उसकी चर्चा करेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट जो होंगे उसकी चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि इस लेक्चर में हम ICCPR को जो है स्टडी करेंगे। इसको अडॉप्ट किया गया था 1966 को, और जहाँ तक बात है इसके लागू होने की या इसके कम इनटू फोर्स की तो वो हुआ था 1976 को। 53 इसके आर्टिकल्स हैं जिनको कि 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिग्नेटरी इसके एट प्रेजेंट 74 हैं और पार्टीज इसकी 173। और जहाँ तक बात करें इंडिया की तो इंडिया ने सिर्फ इसका एक्सेशन किया है, यानी कि इंडिया ने कहा कि भाई ठीक है हम भी इसको मानते हैं या हम भी इसमें शामिल हैं, पर इंडिया ने ना तो इसको रेटिफाई किया है, ना इसको सक्सेशन किया है और ना ही इस पर सिग्नेचर किए हैं। यानी कि इंडिया ने कहा कि भाई बहुत अच्छी बात है, आप ये जो बात कर रहे हैं ना सिविल एंड पॉलिटिकल राइट की बहुत अच्छे हैं, पर हम इसको अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे। तो इससे पहले कि ICCPR को हम डिटेल में स्टडी करें, ये दोनों कोवेनेंट जो हैं वो किस तरह से एग्जिस्टेंस में आई थोड़ा सा ब्रीफली इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि UDHR यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है वो बाइंडिंग नहीं है। तो इस कमी को दूर करने के लिए जो कमीशन था ऑन ह्यूमन राइट उसने 1947 में एक ऐसा प्रस्ताव किया कि भाई हम कुछ इस तरह का एक बिल ऑफ राइट या एक ह्यूमन राइट बनाते हैं जिनमें कि हम उन राइट को शामिल करें जो कि हमें लगता है कि आज होने चाहिए और उनको कोशिश करें कि वो बाइंडिंग नेचर के हो सकें। और इसको प्रिपेयर करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया जिसने कि एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसमें 27 आर्टिकल 3 पार्ट्स में डिवाइड थे। और इस ड्राफ्ट को अलग अलग देशों के पास भेजा गया ताकि वो अपनी इस पर अप्रूवल दे सकें या इस पर कोई टीका टिप्पणी कर सकें। और 1948 में फिर से इसमें कुछ संशोधन या रीड्राफ्ट इसको किया गया। 1949 में कमीशन ने वो सारी जो रीड्राफ्टिंग करनी थी वो कर ली और दोबारा से इसको गवर्नमेंट्स जो अलग अलग थी उसमें सबमिट किया गया। और आफ्टर रिसीविंग गवर्नमेंट कमेंट्स की यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो टीका टिप्पणी थी उसको रिसीव करने के बाद इसको इकोनॉमिक सोशल काउंसिल को सबमिट कर दिया गया, जिसने कि फर्दर 1950 में इसको जनरल असेंबली को सबमिट किया। और इसी समय कुछ जो कंट्रीज थी जैसे सोवियत यूनियन यानी USSR और उसके साथ कुछ कंट्री जो थी उन्होंने कहा कि भाई ये तो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट हैं, आप इसमें इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट को भी शामिल करो। इस पर जो कमीशन था वो ज़्यादा सहमत नहीं हुआ, पर बाद में कमीशन ने कहा कि भाई ठीक है हम इनको शामिल कर लेंगे। बाद में जनरल असेंबली की तरफ से भी ऐसा करने के लिए कहा गया और 1951 में जो कमीशन था उसने इस पर भी काम करना शुरू कर दिया। जब ये सब प्रोसेस चल रही थी तो कुछ देशों ने फिर से ऑब्जेक्शन किया कि भाई इन दोनों राइट्स को यानी सिविल एंड पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल राइट है उन दोनों को एक कोवेनेंट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोनों की नेचर जो है वो अलग अलग हैं। ये हम भी समझते हैं, सिविल पॉलिटिकल राइट अलग हैं, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट जो है वो अलग हैं, जिनको कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन राइट भी कहा जाता है। और इसलिए 1952 में जो जनरल असेंबली थी उसने कहा कि भाई इन दोनों को सेपरेट कोवेनेंट में डाला जाए। कमीशन ने इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और 1954 में उसने 2 जो ड्राफ्ट थे वो बनाकर इकोनॉमिक सोशल काउंसिल को दे दिए, जिसने कि फर्दर जनरल असेंबली को इसको सबमिट कर दिया। जनरल असेंबली ने इनको आगे जो एक थर्ड कमेटी थी उसको सबमिट कर दिया, जिसने कि आगे काफ़ी लंबे समय तक इन दोनों पर काम किया, जिसमें कि बहुत से बदलाव हुए, डिस्कशन हुई और बहुत सी चीज़ें हुई। और इस थर्ड कमेटी की रिकमेंडेशन पर जनरल असेंबली ने 1966 को इन दोनों कोवेनेंट को अडॉप्ट कर लिया और साथ ही साथ एक प्रोटोकॉल यानी कि जो एडिशनल था ICCPR का उसको भी अडॉप्ट किया गया था। इसके अलावा एक और प्रोटोकॉल था जो कि अडॉप्ट किया गया था ICCPR के लिए, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। दिसंबर 1966 को जो ICCPR था उसको सिग्नेचर के लिए ओपन कर दिया गया था कि भाई आप इसमें सिग्नेचर करिए, पार्टी बनिए और हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। पर ये अगले 10 सालों तक नहीं हो सका, यानी कि इसमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द जो पार्टीज या कंट्री थी वो थी 35, जो कि 76 यानी कि 1976 को पूरे हुए और उसके बाद ही ये जो ICCPR थे उसने काम करना शुरू किया। यहाँ पर एक बात और देखने लायक है दोस्तों कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, जैसे कि मैंने कहा कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसने शामिल करने की बात कही, और जो इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल राइट थे वो जो USSR या सोवियत यूनियन या उसका जो ब्लॉक होता था उसने शामिल करने की बात की गई। और यही कोर फिलोसफी आपको वेस्टर्न वर्ल्ड और जो सोवियत यूनियन थी उस टाइम की उसमें देखने को मिलेगी, या जो आज भी जो कम्युनिस्ट कंट्री हैं उनमें देखने को मिलती हैं, जो कि सोशल सिक्योरिटी, कल्चरल सिक्योरिटी या फिर जो आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी है उसको ज़्यादा बल देते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो सिविल राइट को, पॉलिटिकल राइट को वो ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। तो इससे आपको उनकी जो एक आइडियोलॉजी है उसको भी समझने का मौका मिलता है। और जैसे कि मैंने कहा कि इसके 6 पार्ट हैं, उसमें आपको सिविल एंड पॉलिटिकल राइट तरह तरह के देखने को मिलेंगे। जहाँ तक बात करें हम पार्ट फर्स्ट की
तो उसमें जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 2, जिसके अंदर जो भी इस कॉवेनेंट की पार्टीज होंगी यानी स्टेट पार्टीज होंगी, उनकी राइट्स और उनकी ऑब्लिगेशन क्या होंगे उनकी बात की गई है, जिसमें कि उनको कहा गया है कि भाई आप इस कॉवेनेंट की जो प्रोविजन है उनको डोमेस्टिक लॉ यानी कि जो आपका म्यूनिसिपल लॉ है उसमें इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। मेल फीमेल की इक्वालिटी जो है उसकी बात की गई है, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल राइट है उनको भी प्रोटेक्शन दी जाए। जहाँ तक बात करें पार्ट नंबर 3 की, इसके अंदर जो इंडिविजुअल हैं उनके राइट्स की बात की गई है, और उनके राइट के रिगार्डिंग जो स्टेट की ऑब्लिगेशन है उसकी बात की गई है। पार्ट 4 की बात करें, इसमें जो कॉवेनेंट है वो प्रोसीजर बताती है कि भी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा, और इसी के अंदर ह्यूमन राइट कमेटी जो है उसको एस्टेब्लिश करने की बात भी कही गई है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, जिसमें कि ये कहा गया है कि भाई ICCPR की जो प्रोविजन है उनको इस तरह से उनकी व्याख्या या इंटरप्रिटेशन नहीं की जाएगी कि वो UDHR या फिर यूनाइटेड नेशन की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उनके काम या उनके जो राइट्स हैं या उनका जो एक एरिया है उसको प्रभावित करे। यानी कि सिंपली कहा जाए तो ICCPR की जो प्रोविज़न है वो यूनाइटेड नेशन चार्टर और जो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं उनके काम में रुकावट ना बने। और साथ में इसमें ये भी कहा गया है कि भाई जो लोग हैं वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल वेल्थ जो है उसको एंजॉय कर सकें। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, जिसमें कि कॉवेनेंट में सिग्नेचर कैसे किए जाएंगे, रेटिफिकेशन कैसे दी जाएगी, एक्सेशन कैसे दिया जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। और साथ ही साथ जो कॉवेनेंट है वो किस तरह से कम इनटू फोर्स होगा और इसमें अमेंडमेंट किस तरह से की जा सकेगी, और ICCPR की लैंग्वेज क्या होगी वो भी जो 5 लैंग्वेज हैं वो इसके अंदर बताई गई हैं। तो ये तो है एक बहुत ही नटशेल व्यू जो इसकी प्रोविज़न है उनका। यहाँ पर एक बात और गौर करने लायक है कि जो ICCPR यानी कि सिविल और पॉलिटिकल राइट हैं, अगर आप उनको गौर से देखें तो उनमें से ज़्यादातर जो प्रोविज़न है वो भारतीय संविधान के पार्ट 3 में देखने को मिलती हैं, है ना। फंडामेंटल राइट के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो सिविल और पॉलिटिकल राइट है उसमें भी राइट टू लाइफ, राइट टू मूवमेंट, फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। और अगर इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल की जो कन्वेंशन है जो कि सेकंड है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसको देखा जाए तो हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें देखने को आपको मिल जाती हैं। तो इससे भी ये आपको प्रभाव पता चलता है कि आपके फंडामेंटल राइट जो हैं उस पर प्रभाव किस सिविलाइजेशन या सभ्यता या कह लीजिए ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ का है, और जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल और जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं उन पर प्रभाव किस ग्रुप का है। तो ये भी एक तरह से डिवीज़न जो है वो आपको देखने को मिलता है। और जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ICCPR में आपके बेसिक राइट हैं, जैसे राइट टू लाइफ वो ICCPR में मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये बेसिक है कि भाई राइट टू लाइफ होगा तभी आपको जो बाकी राइट हैं या बाकी ह्यूमन राइट्स हैं उनकी वैल्यू का पता चलेगा। अगर आपके पास राइट टू लाइफ ही नहीं होगा तो बाकी जितने भी राइट हैं वो मीनिंगलेस हो जाते हैं। इस कॉवेनेंट यानी कि ICCPR के अंडर राइट के बारे में कहा गया है कि वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि उन पर भी चेक या उन पर भी कंट्रोल या लिमिटेशन बनाई गई है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ और मॉरल्स और फ्रीडम ऑफ अदर के रूप में हो सकती हैं, ठीक है ना। यानी कि फ्रीडम ऑफ अदर का यह मतलब है कि भाई दूसरों की फ्रीडम या दूसरों के राइट्स का भी सम्मान करो। और ये जो कॉवेनेंट है वो एक बाइंडिंग ट्रीटी की तरह काम करती है, यानी कि जो स्टेट पार्टीज हैं दे आर बाउंड टू गिव इफेक्ट्स, यानी कि जब वो इसको पूरी तरह से अडॉप्ट कर लेती हैं या इसको पूरी तरह से एक्सेशन कर लेती हैं, इसका सिग्नेचर कर देती हैं, रेटिफिकेशन कर देती हैं, तो फिर उन पर यह बात लागू हो जाती है कि वो इसकी प्रोविज़न को अपने डोमेस्टिक या म्यूनिसिपल लॉ के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करें। जहाँ तक बात करें डेरोगेशन की या इग्नोर करने की, तो ICCPR के अंदर कुछ ह्यूमन राइट है उनको इग्नोर किया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सिचुएशन इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है किसी देश में, तो उस सिचुएशन में कुछ राइट जो है उनको इग्नोर कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। पर इस तरह का डेरोगेशन जो होगा उसमें किसी तरह का भेदभाव जो ना किया जाए, और जुडिशियल रिव्यू की जो एक रेमेडी है वो भी अवेलेबल होनी चाहिए। पर इसी के साथ साथ कुछ ह्यूमन राइट के बारे में कहा गया है कि उनके मामले में डेरोगेशन नहीं होगी, और वो कौन कौन से हैं वो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, कि अगर इसको लागू करना है तो वो किस तरीके से करना है, उसके बारे में क्या प्रोविज़न है। तो इसमें जो टास्क है लागू करने का, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, वो ह्यूमन राइट कमेटीज़ को दिया गया है, जिसमें कि 18 पर्सन या मेंबर होंगे, जो कि हाई मॉरल कैरेक्टर के होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए ह्यूमन राइट के फील्ड में, लीगल एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छी बात है और उसमें एडिशनल वैल्यू हो जाएगी। और मेंबर जो है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में सर्व करते हैं, और जो है वो स्टेट पार्टी जो है उन्हीं से चुने जाते हैं। वो जो इलेक्ट किए जाते हैं सीक्रेट बैलेट से इलेक्ट किए जाते हैं, और इसमें इक्वली जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका भी ध्यान रखा जाता है ना, कि दुनिया के हर पार्ट से मेंबर उसके आए। ओनली वन नेशनल फ्रॉम वन स्टेट पार्टीज, यानी कि एक स्टेट पार्टीज का एक ही रिप्रेजेंटेटिव या नेशनल उसमें हो सकता है। टेन्योर जो होगा इसका वो 4 साल का होगा मेंबर्स का, और उसको दोबारा से चुना जा सकता है। और जहाँ तक बात है इम्प्लीमेंटेशन की, तो ये कमेटी जो है 4 तरीके जो है चुन सकती है इम्प्लीमेंटेशन के, जिसमें कि सबसे पहला है रिपोर्टिंग प्रोसीजर।
जिसमें कि स्टेट पार्टी जो है वो रिपोर्ट या विवरण जो है सबमिट करती हैं, जिसमें कि वो ये बताने की कोशिश करेगी कि ICCPR के अंडर उन्होंने ह्यूमन राइट के फील्ड में क्या क्या बदलाव किए गए हैं या क्या क्या उनको प्रॉब्लम दिक्कतें आ रही हैं, और इस रिपोर्ट के आधार पर ही उनकी जो ह्यूमन राइट की सिचुएशन है उसको इवेलुएट किया जाएगा। ये रिपोर्ट जो है वो सेक्रेटरी जनरल को सबमिट करनी पड़ती है, जो कि फर्दर इसे दे देता है ह्यूमन राइट कमेटी को, जो कि फिर इसको फर्दर इसकी जांच पड़ताल करती है और बाद में इस रिपोर्ट को वापस दे देती है स्टेट पार्टीज़ को। और वापस करते वक्त ह्यूमन राइट कमेटीज़ की तरफ से इसमें कमेंट भी ऐड किए जा सकते हैं कि वो क्या समझती है इस रिपोर्ट को लेकर। इन कमेंट को जो कमेटी है वो इकोनॉमिक सोशल काउंसिल को भी भेज सकती है विद द कॉपीज़ ऑफ रिपोर्ट, यानी कि इसमें कॉपीज़ ऑफ रिपोर्ट जो है वो भी साथ में अटैच करके इकोनॉमिक सोशल काउंसिल को भेज सकती है। और रिपोर्ट में अगर इंप्लीमेंटेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी डिस्कस की जा सकती है। अब जहाँ तक बात करें कि भाई इस रिपोर्ट का कंटेंट क्या होगा, तो उसके बारे में भी कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं। इसमें यह कहा गया है कि ये रिपोर्ट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगी। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा कि जो कंट्री है उसके बारे में बताया जाएगा कि भाई उस कंट्री ने ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या उसने ICCPR के प्रिंसिपल को संविधान में डाला है या किसी और लीगल फ्रेमवर्क में डाला है, क्या कोर्ट या ट्राइब्यूनल के पास इनको इन्फोर्स करने का मैकेनिज्म है कि नहीं है। रिपोर्ट के अंदर इंडिविजुअल के लिए क्या रेमेडी है वो भी डिस्कस की जाएगी, या इसके अलावा कोई और मेजर्स जो है वो अडॉप्ट किया गया है तो उसको भी डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों सेकंड पार्ट, जिसमें कहा गया है कि क्या लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर दूसरे जो मेजर्स हैं वो अडॉप्ट किए गए हैं इस ICCPR को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई लिमिटेशन लगाई गई है कानून के द्वारा तो वो भी बताई जाएगी। और कमेटी ने टाइम पर अपनी इन गाइडलाइंस को अमेंड भी किया है, यानी कि उनमें भी संशोधन किया गया है। अगर उनको लगता है कि भाई समय के साथ कुछ नई गाइडलाइन ऐड होनी चाहिए तो वो उनको ऐड करते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई गाइडलाइन जो है पुरानी हो चुकी है, ऑब्सलीट हो चुकी है, तो उसको वो रिपील भी कर सकते हैं। अब जहाँ तक बात करें स्टेट पार्टी का एटीट्यूड इस रिपोर्टिंग प्रोसीजर के प्रति, तो वो कोई ज़्यादा सुखद नहीं रहा है। यानी शुरुआत में जो स्टेट थी वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी रिपोर्ट को सबमिट करने में। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली आपको अपनी जो डोमेस्टिक कंडीशन है वो बतानी पड़ेगी, है ना। चाहे वो सेक्रेटरी जनरल को बताएं, चाहे कमेटी के पास जाएंगी, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं ह्यूमन राइट के फील्ड में। और 1977 में 38 में से 23 यानी 23 जो स्टेट थी उन्होंने ही रिपोर्ट सबमिट की थी, बाकियों ने सबमिट नहीं की थी। कुछ स्टेट ने रिमाइंडर के बाद सबमिट की थी और कुछ स्टेट ऐसी थी जिन्होंने रिमाइंडर के बाद भी इसको सबमिट नहीं किया था। जबकि रिपोर्ट को सबमिट करवाना एक ऑब्लिगेशन है ICCPR के अंडर, और जब स्टेट पार्टी इस ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं करते हैं, यानी कि रिपोर्ट को सबमिट नहीं करती हैं, तो फिर जो कमेटी है वो उसको फॉरवर्ड करती है उनकी इस रिपोर्ट को कि भाई ये सबमिट नहीं कर रहे हैं, किसको, जनरल असेंबली को थ्रू इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। और साथ ही साथ जो अदर ह्यूमन राइट्स बॉडी जो है उनको भी ये सेंड कर सकती है। यानी एक तरह से उसको थोड़ा डिफेम किया जाता है कि भाई देखो ये देश जो है वो रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रहा है, तो वो एक तरह से कह लीजिए आप एक मैकेनिज्म है जो कि उस कंट्री को बाध्य कर देगा रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, जो कि ऐसा नहीं कर रही है। हालांकि कमेटी ने इसका भी एक तरीका खोज निकाला और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जो सबमिट नहीं कर रही है रिपोर्ट उनको हम प्राइवेटली इन्वेस्टिगेट करेंगे या प्राइवेटली उनके बारे में जानेंगे कि ह्यूमन राइट की सिचुएशन उनकी कंट्री में किस तरह से है। अब प्राइवेट इसको इसलिए किया गया ताकि उनको भी थोड़ा बदनामी से बचाया जा सके। पर इसके बावजूद जो स्टेट जो थी वो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन जो थी अपने बारे में दे रही थी, या फिर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो नहीं दे रही थी, या फिर बहुत ही कम, या फिर इनएडिक्वेट जो कि पर्याप्त नहीं थी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रही थी। जहाँ तक बात करें क्रिटिसिज्म की, तो वो भी इस रिपोर्टिंग सिस्टम का किया गया है, जिसमें कि सबसे पहली बात तो ये कही गई कि भाई जितनी भी रिपोर्ट आपको सबमिट की वो आपने उसी ही साल में उनका निपटारा नहीं किया गया, वो पेंडिंग हो गई, पोस्टपोनमेंट हो गई, यानी कि उनका निपटारा आप अगले साल करेंगे। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और नंबर 2 पर जो क्रिटिसिज्म में कहा गया है कि भाई कोई रिपोर्ट सही है कि नहीं है, इसके लिए आपके पास क्या मानदंड है तय करने के लिए, वो भी आपके पास नहीं है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है। और पहले 4 सालों में कमेटी की तरफ से कोई भी कमेंट्स जो थे रिपोर्ट में सबमिट नहीं किए गए। यानी कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि भाई जब रिपोर्ट सबमिट की जाती है तो कमेटी जो है अपनी तरफ से कमेंट देती है कि भाई उसके अकॉर्डिंगली सिचुएशन किस तरह की है, तो वो पहले 4 सालों में तो अपने दिए नहीं, तो फिर उसका पर्पज़ क्या है। तो इस तरह से इसका क्रिटिसिज्म भी किया गया है। सेकंड जो तरीका है इम्प्लीमेंटेशन का वो है इंटर स्टेट कम्युनिकेशन, जिसके अंदर एक स्टेट पार्टी जो है ICCPR की, अगर ICCPR की प्रोविज़न को वायलेट कर रही है, जो उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, तो दूसरी स्टेट पार्टी जो है वो उसकी कंप्लेंट कर सकती है। और ये जो कंप्लेंट की जाएगी वो ह्यूमन राइट कमेटी को ही की जाएगी। अब यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई इस तरह की कंप्लेंट या कम्युनिकेशन किस तरह से किया जाएगा। तो उसके लिए जो आर्टिकल 41 है इस कॉवेनेंट का, उसके अंदर प्रोसीजर दिया गया है, जिसमें कि कहा गया है पहले तो द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल वार्ताएं या नेगोशिएशन एक तरह से की जाएगी, जिसके जरिए कि इसका समाधान खोजने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो इन राइटिंग होगा, और जिस भी पार्टी को कम्युनिकेशन दिया जाएगा यानी कि जिसके खिलाफ ये आरोप होंगे उसको 3 महीने के अंदर अंदर इसका जवाब इन राइटिंग में देना पड़ेगा। और इसमें जो नेक्स्ट 6 मंथ हैं उस पार्टी को दिए जाएंगे कि वो अपना रिप्लाई सबमिट करे।
और अगर ये मैटर जो है वो 6 मंथ के अंदर अंदर जो सॉल्व नहीं किया जाता है, जिस दिन से कि रिप्लाई देती है वो स्टेट, तो फिर दोनों में से कोई भी स्टेट जो है वो ह्यूमन राइट कमेटी को अप्रोच कर सकती है। पर इसमें भी ये लिमिटेशन है कि जो भी पार्टी इस तरह से अप्रोच करेगी ह्यूमन राइट कमेटी को, वो इस चीज़ को रिकग्नाइज करेगी पहले से ही कि भाई अगर इस सिचुएशन में मैटर पहुंच जाता है तो हम ह्यूमन राइट कमेटी को अप्रोच कर सकते हों, और अगर उसने ये सब कुछ कहा हो पहले से तभी वो अप्रोच कर सकती है। और उससे भी बड़ी बात कि ये जो इंटर स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम है ये ऑप्शनल है, यानी कि एक विकल्प के रूप में अगर पार्टी चाहें तो इसका चुनाव कर सकती हैं, और अगर ना चाहें तो वो ऐसा ना करें। यानी कि ह्यूमन राइट कमेटी जो है वो एंटरटेन तभी कर सकती है जब पार्टी कहती हैं कि भाई हाँ हम इस विकल्प को चुनते हैं, यानी कि इंटर स्टेट जो कम्युनिकेशन सिस्टम है इसको चुनते हैं और इसके अंडर हम प्रोसीड करेंगे फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो। नेक्स्ट जो कमेटी है उस पर भी कुछ लिमिटेशन है। अब वो लिमिटेशन कौन सी है? नंबर 1, जितनी भी डोमेस्टिक रेमेडी यानी कि म्यूनसिपल लॉ के अंदर रेमेडी हैं वो उन दोनों स्टेट्स के द्वारा अवेल कर ली होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि मैटर आपके देश में ही सोल्व हो जाता हो और आप बिना मतलब को उसको ह्यूमन राइट कमेटी के पास लेके जा रहे हों, तो वो नहीं चलेगा। तो इसलिए डोमेस्टिक रेमेडीज जो हैं उनको सारे को आप अवेल कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं सोल्व हो रहा है तो आप मूव करिए। फिर कम्युनिकेशन का एग्जामिनेशन जो होगा वो क्लोज मीटिंग में होगा। कमेटी जो है वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए कह सकती है पार्टीज़ को भाई आप ये इन्फॉर्मेशन जो है मुझे सबमिट करवाइए। स्टेट पार्टी जो है उनके पास ये राइट होगा कि जब इस तरह की सुनवाई चल रही हो तो वो वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी, और इसके साथ ही अगर उनको कोई बात कहनी है तो वो ऑरली या इन राइटिंग जो है वो सबमिट कर सकती हैं ह्यूमन राइट कमेटी के पास। कमेटी जो है वो अपने गुड ऑफिस प्रोवाइड करवाएगी ताकि इस मामले का समाधान जो है वो सुलह से हो जाए। कमेटी के पास 12 महीने का समय होता है अपनी रिपोर्ट को सबमिट करवाने का, जिसमें कि वो स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स देगी और उसके द्वारा क्या निर्णय लिया गया उसको भी बताएगी। और अगर वो फेल हो जाती है तो उसकी रिपोर्ट जो है वो ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है वही सबमिट करेगी, क्योंकि निर्णय तो हुआ नहीं है तो इसलिए वो क्या फैक्ट्स उसके सामने आए उन सबको वो सबमिट करवाएगी। इसके साथ साथ जो रिटन सबमिशन है या ओरल सबमिशन है पार्टीज़ के, वो भी इस रिपोर्ट के साथ जो है अटैच किए जाएंगे। इंटरस्टेट कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है उसका भी क्रिटिसिज्म या उसकी आलोचना की गई है, जिसमें कि ये कहा गया है कि भाई इससे तो मेंबर स्टेट कभी भी विड्रॉल कर सकती है, जैसे कि ये ऑप्शनल है, वो चाहे तो इससे विड्रॉल कर सकती है और जब भी वो विड्रॉल करेगी तो ये सिस्टम अपने आप वीक हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है कि भाई जो स्टेट जो हैं वो जनरली एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट करती नहीं है, और खासकर तब तो बिल्कुल ही नहीं जब उनके रिलेशन एक दूसरे के साथ अच्छे होंगे। वो क्यों बिना मतलब के कमेटी में कंप्लेंट करेंगी किसी के विरुद्ध अगर उनके देश में कुछ ह्यूमन राइट का वायलेशन होता भी है तो, क्योंकि ये एक तरह से इंटरफेरेंस माना जाएगा एक दूसरे की स्टेट में, और स्टेट ऐसा तब तक नहीं करेंगी अगर किसी देश में ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है तो वो जो है उसको इम्पैक्ट करना शुरू कर दे। जैसे मान लीजिए कि अगर चाइना में ह्यूमन राइट की वायलेशन शुरू हो रही है तो वो इंडिया को इम्पैक्ट करना शुरू कर जाए, शायद तभी इंडिया इस तरह का कोई स्टेप उठाएगा, अदरवाइज इंडिया भी कोई स्टेप वैसा नहीं उठाएगा। प्रोसीजर की भी कमी निकाली गई है इसमें कि भाई जो प्रोसीजर जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है या टाइम कंज्यूमिंग है। अगेन बाइंडिंग डिसीजन की इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है, यही है कि गुड ऑफिसेज या सुलह से कर लो या कॉन्सिलेशन या सॉर्ट ऑफ थिंग है, तो इसलिए यहाँ पर बाइंडिंग फोर्स जो है वो देखने को नहीं मिलती है। और अगर ये सिस्टम फेल हो जाता है तो आगे क्या करेंगे इसका भी कोई उल्लेख इसके अंदर नहीं किया गया है। ICCPR के अंदर तीसरा जो प्रोसीजर है इम्प्लीमेंटेशन का वो है कॉन्सिलिएशन प्रोसीजर, यानी समझौता करवाकर इम्प्लीमेंटेशन करवाना, और इसको तब अडॉप्ट किया जाता है जब इंटर स्टेट जो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो फेल हो जाए। इसके अंदर ह्यूमन राइट कमेटी जो है वो एक एड हॉक कमीशन जो है वो अपॉइंट कर सकती है, और ये जो है पार्टी के कंसेंट से अपॉइंट होगा, और इसका भी मकसद वही है कंसिलिएशन समझौता करवाना। कमीशन के अंदर 5 व्यक्ति होंगे जो कि स्टेट की रजामंदी या उनकी एक्सेप्टेबिलिटी से ही होने चाहिए, और अगर स्टेट जो है इस पर अपनी सहमति देने से विफल हो जाते हैं तो फिर उनका चुनाव किया जाएगा सीक्रेट बैलेट सिस्टम के जरिए। मेंबर जो है कमीशन के वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में सर्व करेंगे और वो किसी भी पर्टिकुलर पार्टी से संबंधित नहीं होने चाहिए। कमीशन जो है वो अपना चेयरमैन खुद चुनेगा और अपना जो प्रोसीजर है वो भी ये खुद तय करेगा। मीटिंग जो होगी इसकी वो यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में होंगी या फिर जो UN का ऑफिस है जिनेवा में उसमें होंगी, या फिर किसी और जगह भी हो सकती हैं, पर उस पर जो कंसल्टेशन है सेक्रेटरी जनरल की यूनाइटेड नेशन की वो जरूर होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो स्टेट पार्टीज हैं वो भी इसके लिए एग्री होनी चाहिए। now बात करते हैं मेन फंक्शंस ऑफ द कमीशन कि कमीशन जो है उसके मेन फंक्शंस कौन से होंगे। तो इसमें सबसे पहली बात कही गई है कि गुड ऑफिस प्रोवाइड करवाना स्टेट पार्टीज को जिनके बीच में भी डिस्प्यूट है, ताकि उनका जो डिस्प्यूट है उसका एमिकेबली सॉल्यूशन किया जा सके, यानी शांतिपूर्वक उसको निपटाया जा सके। और कमीशन जो है पार्टीज को ये भी कह सकता है कि भाई मुझे और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाइए, हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने कमेटी को भी ना दी हो, तो
कमीशन जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए भी कह सकता है कि ये मुझे प्रोवाइड करवाइए, जो कि उसको हेल्प करेगी सोल्यूशन पे पहुंचने के लिए। और जैसे ही कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट पूरी कर लेगा तो वो जो चेयरमैन होगा उसको अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा, ताकि उसको फर्दर जो है पार्टीज़ को कम्युनिकेट किया जा सके कि भाई किस नतीजे पर पहुंचा गया है। इसमें अगेन जो कमीशन के पास टाइम होगा वो 12 मंथ का होगा, यानी कि 12 महीने से ज़्यादा कमीशन के पास टाइम नहीं होगा। और अगर वो फेल हो जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने इस पीरियड के अंदर, तो वो अपनी रिपोर्ट जो है उसमें स्टेटमेंट्स ऑफ द फैक्ट देगा कि भाई क्या क्या हुआ है पूरी तरह से। और अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट और क्या सोल्यूशन निकाला है उसने वो भी उसके साथ उसको बताना पड़ेगा। और जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसमें जो पार्टीज़ हैं उनके ऑरल या रिटन जो सबमिशन है वो भी साथ में अटैच होंगे। अब यहाँ पर इस कमीशन की कमी क्या है कि ये सिर्फ अपने व्यू ही बता सकता है पार्टीज़ को कि भाई ऐसा करिए ऐसा करिए। ये पार्टी पर डिपेंड करता है कि वो इस कमीशन के व्यू को मानती है या ना माने। पार्टी पर किसी तरह का कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता है इस व्यू का। नेक्स्ट और लास्ट वे है इम्प्लीमेंटेशन का ICCPR के अंडर इंडिविजुअल कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसके अंदर की जैसे कि वर्ड यूज़ किया गया है इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति जो है वो अपनी स्टेट के खिलाफ ह्यूमन राइट कमेटी में जाकर कम्युनिकेशन या अपनी कंप्लेंट जो है वो दे सकता है कि भाई मेरी खुद की स्टेट या मेरी खुद की कंट्री ही मेरे ह्यूमन राइट को वायलेशन कर रही है। तो वो वहाँ पर जाकर इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से जाकर उसको सबमिट कर सकता है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि ये जो प्रोविज़न है ये ऑप्शनल प्रोटोकॉल जो था ICCPR का 1966 का उसके अंदर प्रोवाइड करवाई गई थी। और जो भी स्टेट जो है अगर उस प्रोटोकॉल को अडॉप्ट करती है, अपने ऊपर इंप्लीमेंट करती है, तो वो फिर इस इंडिविजुअल कम्युनिकेशन सिस्टम की फैसिलिटी को अवेल कर सकती है। और इसमें किसी तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई फर्म या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो कंप्लेंट नहीं कर सकता है। ये सिर्फ इंडिविजुअल या व्यक्तिगत तौर पे एक विशेष पर्सन के लिए ही है। और इसमें भी जो मैकेनिज्म है वो ह्यूमन राइट कमेटी के द्वारा ही मूव किया जाएगा, जो कि बिना किसी प्रेशर के काम करेगी और पर्सनल कैपेसिटी में काम करेगी। और कमेटी जो है उसी इंडिविजुअल का कम्युनिकेशन या कंप्लेंट जो है उसको एंटरटेन करेगी जिसकी की कम्युनिकेशन या कंप्लेंट किसी और व्यवस्था या इंस्टीट्यूशन या किसी और बॉडीज़ के अंडर ना पेंडिंग हो। और इसमें भी एक रिलैक्सेशन है कि मान लीजिए अगर आपने इंडिविजुअल होने के नाते किसी ह्यूमन राइट बॉडीज़ के अंदर कंप्लेंट डाली है पर वो डिले कर रही है आपकी कंप्लेंट को अनरीजनेबली, तब यहाँ पर एंटरटेनमेंट हो सकता है आपकी कंप्लेंट या कम्युनिकेशन का। अब नेक्स्ट है कि प्रोसीजर क्या होगा कम्युनिकेशन करने का। तो पहली बात तो यह है कि ये राइटिंग में होगा। ऑल डोमेस्टिक रेमेडी शुड बी अवेल्ड, यानी कि जितने भी आपके कंट्री के अंदर डोमेस्टिक रेमेडी हैं वो अपने अवेल की गई हों। ऐसा ना हो कि आपकी कंट्री के अंदर ही आपका निपटारा हो सकता हो और आप बिना मतलब के उठ के जो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके अंडर अप्रोच कर रहे हैं। और साथ में जैसे कि पहले कहा कि किसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आपका मैटर नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन एब्यूजिव नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें किसी तरह का कोई गलत लैंग्वेज ना यूज़ की गई हो। एनोनिमस नहीं होना चाहिए, गुमनाम नहीं होना चाहिए यानी कि, और ना ही ICCPR की जो प्रोविज़न है उनके अगेंस्ट हो। और एक बार आपका कम्युनिकेशन जो सबमिट कर लिया गया तो फोकस फिर उस स्टेट पर चला जाता है जो कि आपके राइट को वायलेट कर रही हो। स्टेट को 6 मंथ का टाइम दिया जाता है एक्सप्लेनेशन के लिए कि भाई आप अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो सबमिट करिए। और फिर जो कमेटी है वो इंडिविजुअल ने क्या कहा है और जिस स्टेट के खिलाफ कहा है उस स्टेट का क्या कंटेंशन है, जो उस स्टेट की क्या अपनी बात रखना चाह रही है उसको भी स्टडी करेगा। और अगर स्टेट रिस्पॉन्ड नहीं करती है, यानी कि वो अपना रिटर्न सबमिशन नहीं देती है, तब भी जो कमेटी है वो प्रोसीड करेगी अपनी कार्रवाई को। कमेटी यहाँ पर जो क्लोज मीटिंग जो है वो भी कर सकती है, यानी कि जो कार्रवाई है उसको सीक्रेटली कंडक्ट कर सकती है। और जब मैटर को पूरी तरह से कंसीडर कर लेती है तो फिर वो अपने व्यू जो है वो स्टेट पार्टी को और इंडिविजुअल को कन्वे कर सकती है कि भाई उसकी क्या सोच है इस मामले पर। पर ये जो व्यूज़ हैं ये ना तो स्टेट पार्टीज़ पर बाइंडिंग होंगे और ना ही इंडिविजुअल पर। हालांकि जो कमेटी है अपने व्यूज़ को वो मेंशन कर सकती है इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के पास या जनरल असेंबली के पास, जिससे कि एक थोड़ा सा डिफेम हो जाता है उस स्टेट को जो कि अपने ही नागरिकों के अधिकारों का वायलेशन कर रही है। और इसके अंडर कुछ रिनाउंड जो कम्युनिकेशन है या कंप्लेंट जो है वो सबमिट भी की गई हैं, जिनके की केस आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जहाँ तक इवेल्यूएशन करें इस इंडिविजुअल कम्युनिकेशन सिस्टम का, कुछ स्टेट जो है इसको अच्छा मानती हैं, यानी कि इसका फेवर करती हैं, और कुछ स्टेट जो है इसको फेवर नहीं करती हैं। और उसका कारण ये भी है कि इस मैकेनिज्म के पास एक लिमिटेड सोर्सेज है, स्टाफ की कमी है। इंडिविजुअल जो हैं वो अपने इस राइट को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं कि भाई हम अपनी कोई समस्या है ह्यूमन राइट को लेकर, हमारी जो कंट्री है अगर उसको नहीं फुलफिल कर पा रही है तो हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास भी मूव कर सकते हैं। इस तरह का जो अवेयरनेस है इंडिविजुअल के पास नहीं होती है। और साथ ही जो कमेटी है वो भी ज़्यादातर प्रेफरेंस स्टेट को देती है, इंडिविजुअल को प्रेफरेंस जो है वो कम देती है। तो इस तरह से देखा आपने
ICCPR क्या है, उसके अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने का सिस्टम क्या है। तो कुल मिला के हम कहें तो सिस्टम यहाँ भी कॉन्सिलिएशन का ही है। चाहे शुरुआत में ये बात की गई थी मेरे द्वारा कि भाई यहाँ पर बाइंडिंग करने की उसको कोशिश की जाती है एक तरीके से, या उसको बाइंडिंग नेचर का बनाया गया है। हालांकि इसको अगर UDHR यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स इसको कंपैरिजन करें तो थोड़ा इसका प्रोसीजर जो है इम्प्लीमेंटेशन का वो है, पर वो कितना इफेक्टिव है वो आपने देख लिया कि उसमें भी ज़्यादातर कॉन्सिलेशन, समझौता या इस तरीके की चीज़ें जो हैं की जाती हैं, या फिर एक डिफेम करने की जो टैक्टिस है वो भी अडॉप्ट की जा सकती है जो ह्यूमन राइट कमेटी है उसके द्वारा, जो देश है उसको जनरल असेंबली के पास या फिर किसी और संस्था के पास, क्योंकि जनरल असेंबली के तो लगभग सभी जो देश हैं वो मेंबर हैं, तो वहाँ पर फिर उनका जब रिकॉर्ड सामने आता है तो ये एक तरह से एक शर्म की बात हो जाती है किसी कंट्री के लिए कि वो अपने लोगों के ह्यूमन राइट या जो उनके मानवाधिकार हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है। धन्यवाद।